हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कुछ दिन पहले वीडियोस मैंने शेयर करी थी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। आज एक डिफरेंट टॉपिक के साथ मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जो है रिसर्च पेपर्स के ऊपर। देखिए, किसी ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपकी पब्लिकेशंस हैं या नहीं हैं। देखिए, जब हम इंटरव्यूज़ पे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे आपका एपीआई स्कोर काउंट होता है। तो वो स्कोरिंग अच्छी तभी होती है अगर आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो रखी हुई है या आपकी अच्छी पब्लिकेशंस हो रखी हुई हैं, आपने अच्छे रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं, तो अच्छे जर्नल्स में वो पब्लिश हो चुके हैं, तो वो स्टडीज़ बड़ी मैटर करती हैं आपके लिए। उस टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर, अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कि ऑलरेडी आप रिसर्च फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो और आपने कुछ स्टडीज़ करी हुई हैं, यू आर फेमिलियर विद दीज थिंग्स। सो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि हाँ, जो ये कैंडिडेट है वो आगे जाके अपने स्टूडेंट्स के लिए भी उनके अच्छे फ्यूचर के लिए आगे बहुत हेल्पफुल होएगा अगर इसको खुद को इतनी अच्छी नॉलेज है तो श्योरली ये चीज़ बहुत काम आती है। आपका एपीआई स्कोर तो काउंट होएगा ही, वो तो अपलिफ्ट होएगा ही। तो रिसर्च पेपर जो है वो आपका एक अच्छी राइटिंग आपकी होनी चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए और अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होना चाहिए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। तो मुझे लगा कि मैं भी आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन आज शेयर करूं कि कैसे लिखा जाता है। एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगी, कुछ भी क्वेरीज रहेंगी तो प्लीज़ आप मेरे साथ बात किया करो। आप कमेंट बॉक्स में आप जो भी क्वेरीज डालोगे मैं आई विल डेफिनेटली आंसर दैम। सो मैंने भी थोड़े दिन तक कभी वीडियोस अपडेट में बीच में नहीं कर रही थी। एक्चुअली मैं भी रिसर्च पेपर्स के ऊपर ही काम कर रही हूँ, तो मेरा भी अभी रिसेंटली एक पेपर जो है वो सेलेक्ट हुआ है और बहुत ही जल्द मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी किस जर्नल में हुआ है। आप श्योरली जाके उस जर्नल में मेरी जो पेपर पब्लिश होगा उसको देखना, रीड करना, उसके बारे में जो भी आपके व्यूज़ रहेंगे प्लीज़ मेरे से शेयर करना। और I'm also working on these things too. So you have to focus on your learning and on your future prospects. So ये बड़ा ज़रूरी है अगर आपने प्रोफेशनली ग्रो करना है और अच्छा अपने कंट्रीब्यूशन देना है अपने एजुकेशन फील्ड में, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो अब मेन कंटेंट पे वीडियो के मैं आती हूँ। आई एम कमिंग टू द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। सबसे पहले आज मैंने छोटी सी एक रिपोर्ट सी बनाई है कि कैसे रिसर्च पेपर जो है वो लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं हम टाइटल की, जो आपका टॉपिक रहता है आपके रिसर्च पेपर का। जो भी आप टाइटल सेलेक्ट करो, बहुत अच्छा सा टाइटल सेलेक्ट करो जिस पे आपका रिसर्च हो रखा है या आपने जो स्टडी करी हुई है कंडक्ट, जिसमें आपके पास अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपके पास सारी कैलकुलेशन है, तो आपका टॉपिक होना चाहिए। उस टॉपिक के नीचे देखिए, ये सारा कुछ आपको, ये आई एम श्योर कि आप सबको पता है कि वर्ड फॉर्मेट में ज़्यादा जर्नल्स या जहाँ भी आप पब्लिकेशन के लिए भेजते हो वर्ड फॉर्मेट में डिमांड किया जाता है। तो पहले ही आप वर्ड में टाइप करके उसका अच्छा सा प्रेजेंटेबल मैनर में बनाइए उसको, उसकी गलतियाँ ना हो। जो एपीए फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट ये रिसर्च पेपर फॉलो करते हैं तो उसको आप कम्प्लीटली फॉलो कीजिए। लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, हर चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप बिना किसी गलती के अगर अच्छे से लिखते हो और तो डेफिनेटली वो सिलेक्ट होता ही होता है। तो उसमें कोई नहीं है, अगर आपने मेहनत से लिखा है, एफर्ट से लिखा है और उसकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है सारी, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, तो आपका आई एम श्योर कि आपके एफर्ट्स कभी बेकार नहीं जाते। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं टाइटल की। टाइटल के नीचे फिर आपको जो ऑथर का नेम है वो लिखना होता है, उसके नीचे आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम लिखना होता है। नेक्स्ट आपकी ईमेल आईडी, जो आपकी छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन उसके नीचे आपको लिखनी रहती है। फिर आप लिखते हो एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट आप सबको पता है कि जब भी हम कोई स्टडी या कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं
उसका पूरा ब्रीफ हमको एक एब्स्ट्रैक्ट में देना होता है कि हमने इस स्टडी में ये स्टडी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, इस स्टडी में क्या रिजल्ट्स आए, उस रिज़ल्ट का आगे फ्यूचर में क्या होएगा, वो सब कुछ आपको एक अच्छे कंप्लीट प्रिसाइज मैनर में आपको एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखना होता है। तो ये भी एक पैराग्राफ में आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। उसके बाद आपके कीवर्ड्स होते हैं। देखिए कीवर्ड्स जैसे आप मेंटल हेल्थ पे लिख रहे हो सपोज़, या आप हाइजीन पे लिख रहे हो, या आप एडजस्टमेंट ऑफ टीचर्स पे लिख रहे हो, ठीक है, एट वर्क प्लेस, एनी टॉपिक यू आर चूजिंग। सो आपको कीवर्ड्स जो भी लिखने होंगे, सपोज़ आप मेंटल हेल्थ पे लिख रहे हो, हाइजीन पे लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स देने होंगे मेंटल हेल्थ, फिर कॉमा हाइजीन और वेलनेस। इस तरह से 3 4 से 5 आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा कीवर्ड्स आपको नहीं मेंशन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका पैराग्राफ एक सिंगल पैराग्राफ ही हो। अगर आप 2 भी लिख रहे हो, कोशिश तो करिए कि एक सिंगल पैराग्राफ में आप अच्छी सी इंट्रोडक्शन को जो है ब्रीफ में अच्छी सी इंट्रोडक्शन आप लिखो। और नेक्स्ट उसके साथ आप जब डेफिनेशंस देते हो स्टडी की, जैसे आपने किसी ऑथर ने डेफिनेशन दे रखी है मेंटल हेल्थ पे, ठीक है, तो आप वो डेफिनेशन लिखते हो, फिर उसके नीचे उसके ये आपने डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे आप मेंशन करते हो उनका नेम और ऐसे आप ब्रैकेट में उसका ईयर ऑफ द स्टडी। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशंस जो 1 से 2 डेफिनेशंस भी सफिशेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है आपको, क्योंकि ये रिसर्च पेपर है, ये थीसिस नहीं लिख रहे हैं आप, तो इसलिए आपकी एक डेफिनेशन और उसके नीचे थोड़ी सी लिटिल एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट मेंटल हेल्थ। और फिर आप हाइजीन पे लिख रहे हो तो आप लिखोगे हाइजीन के बारे में एक डेफिनेशन और उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो आपकी उस हाइजीन टॉपिक पे होएगी। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट करते हो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पूरा पेज नहीं आपने कवर कर देना है इंट्रोडक्शन के अंडर ही, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसमें जब आप रिव्यूज़ लिखते हो, स्टडीज़ लिखते हो, तो उसमें इस तरह से लिखना चाहिए कि जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया है कि शर्मा और ये ईयर है उनका, तो इन्वेस्टिगेटेड दे स्टडी या फाउंड दैट द, इस तरह से आपको मेंशन करना है रिव्यूज़ ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। देखिए पहली चीज़ मैं सब कैंडिडेट्स को ये बताना चाहती हूँ, हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस में फ़र्क होता है। ये आप स्पेलिंग मिस्टेक मत किया करो, ये बहुत कैंडिडेट्स ये स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ये आपको SES से मेंशन करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड हाइपोथेसिस। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जैसे 5-6 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स के दे रहे हो, 5-6 पॉइंट्स आप हाइपोथेसिस के दे रहे हो, तो ये इंटर रिलेटेड होने चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि ये कुछ और ही चला जा रहा है, ये कुछ और ही चला जा रहा है। आपके ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में एक रिलेशनशिप होता है जिसको आप मेंटेन करके रखा करो। समझ आता है कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव्स और ये हाइपोथेसिस मान के चले हुए हैं स्टडीज़ में, तो ये आपका एक क्लियर कट होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है डीलिमिटेशंस ऑफ द स्टडीज़। डीलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी में जैसे आपने सैम्पल सपोज 200 का लिया है, तो आप उसमें मेंशन करते हो कि मेरी स्टडी जो है वो 200 टीचर्स के ऊपर ही है, जिसमें से 100 मेरे रूरल के हैं, 100 मेरे अर्बन एरियाज़ के हैं, इस तरह से। या आप स्टूडेंट्स पे स्टडी कंडक्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे लिखोगे, कलीग्स पे कर रहे हो तो आप बोलोगे कि हाँ सैम्पल मेरा जो है वो दैट इज़ डीलिमिटेड टू 100 कलीग्स ओनली, ओके, या 100 गवर्नमेंट टीचर्स ओनली। तो इस तरह से आपको डिलिमिटेशन होनी चाहिए। सेकंड, जैसे आप कहीं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी पे स्टडी कर रहे हो तो आप लिखोगे कि दिस स्टडी वाज डिलिमिटेड टू दिस डिस्ट्रिक्ट ओनली। सो इस तरह से आपकी डिलिमिटेशंस के 3-4 पॉइंट्स बन जाते हैं। फिर आपका आ जाता है सैम्पल। सैम्पल में आप वही जैसे मैंने पहले बताया कि सैम्पल सपोज़ आप 500 का या 200 का ले रहे हो, उसमें आप मेंशन करोगे कि ये मेरा कंप्लीट सैम्पल था, उसमें मैंने ये रूरल और ये अर्बन, या इस तरह से मैं एक सिंपल जनरल फॉर्म में बता रही हूँ। इस तरह से आपको सैम्पल जो है वो आप डायग्रामेटिक फॉर्म में भी लिख के दे सकते हो। ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालता है, अच्छा लगता है इस तरह से सैम्पल को आप डिवीज़न करके लिखते हो। तो नेक्स्ट आ जाता है टूल्स का। हाँ, टूल्स के बारे में आप बताते हो। देखिए कई तो जनरेट करते हैं अपने आप टूल्स कुछ स्टडीज़ में, तो वो मेंशन कर सकते हो आपकी इन्वेस्टिगेटर ने ये टूल्स जो हैं जनरेट किए थे ड्यूरिंग दैट स्टडी। और अगर आप किसी और के टूल्स जो किसी अच्छे जिनकी स्टडीज़ होती हैं ऑलरेडी, ठीक है, और
तो उनके टूल्स आप अडेप्ट करते हो। जिन जिन लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन्होंने डिजिटेशन लिखी है वो अच्छे से जानते हैं कि अगर हम कोई और टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस तरह से मेंशन किया जाता है, उनकी प्रॉपर जैसे सपोज़ मैं किसी की इन्वेंट्री ले रही हूँ, मैं वहाँ से क्वेश्चनेयर्स ले रही हूँ, तो मैं लिखूँगी इन्वेंट्री बाय SK मंगल। इस तरह से मैं मेंशन करूँगी कि ये मेरे टूल्स जो हैं मैं यहाँ पे स्टडी में मैंने लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में आप जो भी आपने ड्यूरिंग स्टडी आपने जो रिज़ल्ट्स को देखा है, जैसे आपका 4-5 टेबल आप बनाते हो, मतलब आप टेबल 4.1 में उसके कोरिलेशन को दिखा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट में आप दिखा रहे हो कि उसका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव या नेगेटिव किस सेंस में था, एक टेबल में वो बता रहे हो। और फिर आप जो आपका सैम्पल जिसमें रहा है आप उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बता रहे हो। तो इस तरह से आप अपने टेबल्स की डिवीज़न करोगे, आप अपने पूरे जो आपने रिज़ल्ट लास्ट में निकाला है वहाँ तक पहुँचोगे ये टेबल्स के थ्रू। आप पहले बताओगे कि मेरे पास ये सैम्पल था, ये वेरिएबल मेरा डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। ठीक है, और उसका जो आपने सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो मेंशन करोगे। एवरीबडी नोज़ अबाउट दैट। सो जिन्होंने स्टडी करी है, ऑब्वियसली अगर कोई रिसर्च पेपर लिखने जा रहा है, अगर उसके पास स्टडी है, उसने कुछ रिसर्च किया हुआ है या उसके पास रिजल्ट्स हैं, तभी वो डेटा है उसके पास, तभी वो आगे रिसर्च पेपर को लिख पाता है, अगर उसके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है तो। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपनी जो भी आपके स्टडीज़ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप लिखते जाते हो, और इस तरह से आप 3-4 टेबल जो है वो लाइन से मेंशन करते हो और कंक्लूजन पे आते हो जो भी आपका रिज़ल्ट आया होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब इसमें इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में आपको जैसे पहले टेबल बना देना है, उस टेबल के बारे में बता देना है कि इसमें मैंने मीन निकाला, कोरिलेशन निकाला, टी रेशो निकाली, इस तरह से फिर आपने टेबल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने उसी के नीचे 3-4 लाइंस में आपने उसका बता देना है कि इससे मेरे को ये पता चला, इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आया, मीन क्या आया, इसमें मेरी टी रेशो ये आई थी, तो मेरे ये सिग्निफिकेंट कहाँ तक हुआ है, 0.01 पे मेरा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। मतलब इस तरह से आपको एक टेबल के बारे में बताना है। फिर ऐसे ही आपको सेम हेडिंग बनानी है, टेबल 4.2 या 1.2 जो भी, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख के फिर आपको टेबल बनाना रहेगा द सेम वे, और फिर उसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो ऐसे आपको 4 टेबल एटलीस्ट आपको, जो मतलब 3 से 4 जो आपकी स्टडी रही है, आई थिंक सफिशेंट होते हैं, आप उसमें बताओगे सारा। फिर आप आ जाते हो कंक्लूजन पे। इसमें आप बताते हो कि मेरा जो स्टडीज़ थी और ये रिज़ल्ट्स थे जो मेरे, इससे मेरा ये रिज़ल्ट निकला है, ये रिज़ल्ट मेरा सपोर्ट करती है कोई और स्टडीज़, अगर कोई और सपोर्ट कर रही हैं, जैसे सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ दिस एंड दिस, जैसे शर्मा इनकी स्टडीज़ और उससे मेरा अगर रिज़ल्ट मैच करता है, आई मीन उसी फेज़ में है, तो मैं लिख देती हूँ, ये भी मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट आप उस रिज़ल्ट, जो भी रिज़ल्ट आया है वो आगे क्या हेल्पफुल है। देखिए, अगर जैसे मैंने सपोज एडजस्टमेंट ऑफ टीचर्स पे बनाया है, उनकी इंटेलिजेंस पे बनाया है या मेंटल हेल्थ पे बनाया है, तो मैं लिखूँगी कि रिजल्ट्स विल बी हेल्पफुल फॉर द स्कूल अथॉरिटीज़ ऑल्सो, सो दैट दे कैन प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर द टीचर्स एंड उनकी अवेयरनेस के लिए। सो मैं ये भी मेंशन करूँगी कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स एंड सो दैट टीचर्स कैन फॉर द वेल बीइंग ऑफ द टीचर, एंड उनकी मेंटल हेल्थ पे उस चीज़ का एक पॉजिटिव इफेक्ट हो। तो इस तरह से मेरे को रिज़ल्ट के जो जिस फील्ड में जिस तरह से वो हेल्पफुल होएगा वो मेरे को ज़रूर मेंशन करना है कंक्लूजन्स में, ताकि आपकी जो भी स्टडी रही है, जो भी आपने रिज़ल्ट निकाला है, जो भी कंक्लूजन निकाली है, वो रिज़ल्ट आपका आगे उस स्टडी से आगे और कितनी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होएगा, तो वो आपको यहाँ पे ज़रूर अपने कंक्लूजन पार्ट में मेंशन करना है। उसके बाद आप आ जाते हो रेफरेंसेस में। अब रेफरेंसेस में देखिए, आपको ये मैंने भी कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, तो इसमें आपको मेंशन अच्छे से करना होता है। ठीक है, किस तरह से, किस फॉर्मेट में लिखते हो। जैसे सपोज़ मैंने ये स्टडी ली है गोल्डमैन 1996, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको कॉमर्स लगाने हैं, इन्वर्टेड, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस द सेम वे आई एम राइटिंग, फिर बेंटम बुक्स न्यू फुल स्टॉप। इस तरह से नेक्स्ट स्टडी आप लिखोगे जिसकी भी रहेगी। ठीक है, तो
आई होप सबको पता होता है कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में और इस तरह से लिखा जाता है फाउंड दैट, उस स्टडी के बारे में कि उन्होंने क्या स्टडी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है, और जो रेफरेंसेस होते हैं उसमें उस स्टडी का टाइटल प्लस वो कहाँ से स्टडी ली गई है वो मेंशन होता है। ये डिफरेंस आप सबको आई होप पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा जो आपका रिसर्च पेपर है वो इस तरह से आपको लिखना रहता है, और आई थिंक ये आपका सफिशेंट होता है 6 to 7 वर्ड फॉर्मेट में पेजेस, और आ ही जाता है इसमें कंप्लीट। इससे लॉन्ग नहीं आपको बनाना चाहिए कभी भी, और बहुत ही एक्सेस एक्सप्लेनेशन भी नहीं होनी चाहिए। जितनी ही उस चीज़ के साथ जस्टिफाई करती हो उतनी ही लिखनी चाहिए, ठीक है। अभी आप आई थिंक आपको ये पसंद आई होगी जो भी मैंने अभी इन्फॉर्मेशन बताई है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है कि इसी तरह से ही लिखा जाता है। आप मैक्सिमम 6 से 7 पेजेस का कंप्लीट राइटिंग होती है एक अच्छे रिसर्च पेपर की। उसमें बस आपको जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होती है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, डिलिमिटेशंस होती हैं, सैम्पल होता है, टूल्स होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एंड देन कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। तो इस तरह से आपका ये पूरा रिसर्च पेपर जो है वो आप लिखते हो। तो ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में लिखा होगा तो डेफिनेटली एक्सेप्ट होएगा। अब लास्ट में मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि मेरा रिसेंटली एक पेपर जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। अभी मैं जल्दी ही आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी किस जर्नल में वो पब्लिश होएगा। आप उसमें ज़रूर जाके देखना और मेरे को रिव्यूज़ देना उसके, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं इसका डेफिनेटली ले लो। बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है, ठीक है, थोड़ा हेल्पफुल होगा ज़रूर आपके लिए अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो। तो ये हो गया, और नेक्स्ट इसमें आप जो भी मेंशन करते हो इस तरह से इसका भी ले सकते हो, और नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वैसे देख लो। तो अच्छा सा रिसर्च पेपर लिखो, मेरे से शेयर करो जिनकी अच्छी पब्लिकेशंस हो रही हैं, या पब्लिकेशन मतलब उनका अच्छा पेपर पब्लिश हो रहा है किसी अच्छे जर्नल में, तो ज़रूर मेरे से भी शेयर किया करो ये इन्फॉर्मेशन। और अच्छा लगता है कि जब प्रोफेशनली हम ग्रो करते हैं और हम रिसर्च में ग्रो करते हैं और अपने जो भी आगे एजुकेशन फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, एक अच्छी जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम इस तरह से जो यूथ है उसको एक अच्छी गाइडेंस दे सकें कि किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट करना, मेंटोरिंग करना, किसी की हेल्प करना, टीच करना बहुत ही नोबल कॉज है, और अच्छी चीज़ें हमें करनी चाहिए रेदर देन बीइंग एब्यूसिव ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और ये इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट या कैंडिडेट या जो भी स्टडी से रिलेटेड पर्सन्स हैं, तो उनको अभी अपना जितना भी जो भी आपका जो पीरियड है स्टडी का उसको प्रोडक्टिव होना चाहिए। आपका टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए। आपको उसमें बहुत कुछ देखिए सीखने को बहुत कुछ होता है। लर्निंग बड़ी चीज़ है, आपकी थ्रू आउट लाइफ चलती है। तो अगर आप जितना सीखते हो ना, मेरे हिसाब से वो कम रहता है। आप जैसे जैसे सीखते जाते हो और इच्छा जाती है कि हाँ अब और सीखना है मुझे, और इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको एक्वायर किया करो, उस पर काम किया करो। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपकी फ्यूचर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, हर तरह से आपके मेंटल हॉरिजॉन वाइड होता है। इससे बहुत ही अच्छे से आप चीज़ों को देख पाते हो, आपका नज़रिया बदलता है हर चीज़ को देखने का। तो लाइफ को अगर देखिए आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग में यकीन मानते हो तो ज़रूर लर्न किया करो, सीखा करो चीज़ों को, और उनको अडेप्ट करके अपनी लाइफ में भी वो एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो मैं थोड़ा सा लेक्चर इसलिए दे रही हूँ कि आजकल मैंने बहुत यूथ ऐसा देखा है जो इररेलेवेंट टॉपिक्स पे आर्ग्यूमेंट्स में लगा हुआ है। उसको कोई जिस चीज़ की हमें नॉलेज भी नहीं होती, हम उस पर बिना मतलब से लड़ रहे होते हैं। तो आपको अभी हर पर्सन को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका फील्ड है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड में अपना 100% देने की कोशिश किया करो। और अगर आप अदर
सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो हम्बल हो के उस चीज़ को करने की कोशिश करो, रदर देन आप उस चीज़ को बहुत ही एक्साइटेड मोड में जाके और गलत तरीके से करते हो। तो चीज़ें को सीखने का पर्सपेक्टिव और लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है अगर हम लर्निंग के साथ चीज़ें करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ये वीडियो, लाइक किया करो प्लीज़ मेरी वीडियोस को। अगर आपको समझ आती हैं या अच्छी लगती हैं कमेंट्स भी दिया करो। अगर कुछ आपको कुछ भी, देखिए हर पर्सन परफेक्ट नहीं होता, कुछ कमी हर एक में होती है। जो भी कमी इसमें कभी आपको लगे आप प्लीज़ उसको बताया करो, ताकि और वीडियो नेक्स्ट वीडियो और इम्प्रूव होके आए, अच्छे से आए। आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज। सो जैसे मेरे को कोई गाइड करता है, हेल्प करता है, या मैंने गाइडेंस ली है, मैं वही आगे आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे को जिस तरह से हेल्पफुल एनवायरनमेंट मिला है तो मैं भी आगे अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कलीग्स के साथ ये चीज़ शेयर करूँ तो आगे भी वही एनवायरनमेंट जो है और पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अब के लिए, अभी के लिए आई थिंक सफिशेंट इनफ, एंड लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, हो भी गई होगी कुछ तो। आई एम सॉरी फॉर दैट अगर ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। तो आप अब देख लेना इसको और अच्छे से रिसर्च पेपर लिखना, और जो भी स्टडी आपकी रहेगी मेरे से ज़रूर शेयर करना। बाय। नई इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ी देर में मैं कोई और वीडियो के साथ आपके साथ सामने आती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।